नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो कि हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, प्रशासनिक परिवर्तन हमने पढ़ा है जो 1772 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक है। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कई गवर्नर जनरल भारत आते हैं और उनके द्वारा प्रशासन में काफ़ी फेरबदल किया जाता है। कई तरह के जो कानूनों का प्रावधान उनके द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात अपन जैसे जैसे आज पढ़ने वाले हैं जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यानी कि जो प्रांतीय शक्तियां हैं उनका उदय कैसे होता है। और ये बात उस समय की है, उस दौरान की, जब मुगल सत्ता जो केंद्रीय सत्ता होती है, जो पैरामाउंटेसी होती है, परम सत्ता, वह कमज़ोर हो जाती है, निर्बल हो जाती है और उसमें शिथिलता, शासन में शिथिलता अपने को देखने को मिलती है और पतोन्मुखी स्थिति में होती है। तो उसी समय यह क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आती है। राजनीति का एक जो सामान्य सा सिद्धांत है, जब केंद्रीय शक्ति निरंतर जो कमज़ोर होती जाती है तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय स्वतः ही होने लग जाता है। जैसा कि एक सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में आपको समझाऊं, अगर परिवार में किसी मुखिया का रिक्त स्थान हो जाता है, वह मुखिया नहीं रहता है, तो परिवार के कई सदस्यों के द्वारा मुखिया बनने का प्रयास किया जाता है और कई जो उनके द्वारा फैसले किए जाने लगते हैं। तो उसी स्थिति में जैसा कि केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय स्वतः ही हो जाता है। ये राजनीति का एक सिद्धांत है। उसी दौरान जब बात है मुगल साम्राज्य की, जो 1526 ईस्वी में स्थापित होता है और 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। और उसी समय के दौरान भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरती है और उन्हीं में एक जो विदेशी शक्ति है, जो विदेशी ताकत ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। और उसी समय के दौरान कई क्षेत्रीय शक्तियों के द्वारा जो ब्रिटिश सत्ता के साथ संघर्ष किया जाता है अपनी स्वायत्ता बनाने के लिए और स्वायत्ता बनाए रखने के लिए, और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी जाती है। जिसमें बात की जाए तो बंगाल है, पंजाब है और मैसूर है। इन राज्यों के परिप्रेक्ष्य में हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं, जो बात की जाए तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय जो मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात होता है और केंद्रीय शक्ति मुगल जब शिथिल और पतोन्मुखी हो जाती है, तब 3 राज्यों के परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें मैसूर है, पंजाब है और अवध है। इन राज्यों की स्थापना कैसे होती है, किन परिस्थितियों में होती है और किन शासकों के द्वारा, किन व्यक्तियों के द्वारा इन राज्यों की स्थापना, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जाती है और इनके द्वारा जो कैसे ब्रिटिश सत्ता के साथ संघर्ष किया जाता है अपनी स्वायत्ता और स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए, उसके बारे में हम आज मूल रूप से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें ये भी जानना अत्यावश्यक है, यहाँ जरूरी होता है कि मैसूर भारत के कौन से क्षेत्र में, तो मैं बताऊँ आपको, सुदूर दक्षिण में जो कर्नाटक जो राज्य है उसी क्षेत्र में मैसूर नाम का जो राज्य अतीत में था। और उसके पश्चात बात की जाए तो पंजाब, तो वर्तमान पंजाब है और पाकिस्तान में स्थित जो पंजाब, पश्चिमी पंजाब भी उसे कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया है, तो पंजाब यानी 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ये नदियां हैं, इनके मध्य का जो क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र, यहाँ पे जो सिख जाति का अधिकार था और उनके द्वारा जो पंजाब नामक राज्य की स्थापना की जाती। उसके पश्चात जो अवध की बात करते हैं, तो अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है भारत में। और उसी क्षेत्र में तो किस तरीके से जो इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है, मूलतः हम तीनों राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और इन राज्यों के द्वारा कैसे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी जाती है। तो बात करते हैं 1565 ईस्वी में जो विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र था वह केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र हो जाता है और स्वायत्त हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों के द्वारा, हिंदू शासकों के द्वारा, पहले जिन्हें इस्लाम स्वीकार करवा दिया गया था और पुनः वो सेनानायक बन के दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के जाते हैं, तो उनका जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों के द्वारा इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। अब ये विजयनगर साम्राज्य जो इसके
ध्वंसावशेषों पर। जिस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, उन्हीं में से उसी क्षेत्र में एक मैसूर नामक राज्य का उदय होता है। तो 1565 ईस्वी के लगभग इस विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात ही ये मैसूर राज्य का उत्थान होता है। यहाँ वाडियार वंश के शासकों, ये वाडियार वंश भी हिंदू वंश के शासक थे, इनके द्वारा जो मैसूर राज्य की स्थापना कर दी जाती है। पहले मैसूर राज्य विजयनगर की अधीनता स्वीकार करता था, लेकिन इनके पश्चात विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात ये स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य की स्थापना वाडियार वंश के हिंदू शासकों के द्वारा की जाती है। और आगे चलकर इन्हीं हिंदू शासकों के जो विशेष प्रतिभाशाली और वीर सेना नायकों की बात की जाए तो हैदर अली है, जिसमें टीपू सुल्तान है, इनके द्वारा इस राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली जाती है। और इस राज्य पर जो ब्रिटिश सत्ता का जैसे ही अधिकार होता है, अधिकार होने से पहले उनके द्वारा काफ़ी संघर्ष यहाँ किया जाता है। उसी संघर्ष की कहानी हम मैसूर राज्य के तहत पढ़ेंगे। तो बात की जाए, ये होता है अपना मैसूर राज्य। 1722 ईस्वी में अवध राज्य की स्थापना होती है। अवध राज्य की स्थापना शहादत खान नामक सूबेदार के द्वारा की जाती है। और इसी समय बात की जाए तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन था, जिनका शासनकाल 1719 से 48 ईस्वी तक रहती है। दुर्बल शासक होते, इन्हीं के समय धीरे धीरे है जो शहादत खान के द्वारा जो स्वायत्त राज्य अवध की स्थापना कर दी जाती है। हालांकि बात की जाए तो नाम मात्र की सिर्फ दिखावे के रूप में जो दिल्ली की अधीनता, ये केंद्रीय शक्ति की सत्ता की अधीनता शहादत खां के द्वारा स्वीकार की जाती थी। ये धीरे धीरे छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राज्य हैं ये अस्तित्व में आने लगते हैं। और मूल रूप से अपन जो 3 राज्यों के बारे में जो मैसूर, पंजाब और अवध के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो अपनी स्वायत्तता के लिए ब्रिटिश सत्ता से जो संघर्ष होता है वो हम आधुनिक भारत के तहत पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 1724 ईस्वी में। 1724 इसमें इनके अलावा जो बात की जाए तो निजामुल उल मुल्क आसफ जाह नाम का एक सूबेदार था, जो दक्षिण भारत में जिसकी नियुक्ति की हुई थी। और इसके द्वारा एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की, स्वायत्त हैदराबाद राज्य की स्थापना की जाती है 1724 ईस्वी में। ये मुगल शासकों का सूबेदार था निजामुल मुल्क, जो दक्षिणी क्षेत्रों का सूबेदार था आसिफ जाह। इसके द्वारा 1724 ईस्वी में जो हैदराबाद नामक राज्य की स्थापना कर दी जाती है। वर्तमान में जो असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो वो वहाँ के सांसद हैं हैदराबाद के, और वहीं से अपने को मुस्लिम जाति का अस्तित्व यहाँ देखने को मिलता है सर्वाधिक। तो बात की जाए तो इसकी ये इन राज्यों के अलावा जो हैदराबाद है, उसके अलावा 1727 ईस्वी की बात की जाए तो सुजाउदौला के द्वारा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आसपास का जो उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र होता है, वहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना सुजाउदौला के द्वारा भी कर दी जाती है। और ये प्रयास इसके द्वारा किया। इस तरीके से धीरे धीरे जैसे केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है और मुगल साम्राज्य का विखंडन और पतन होता है, उसी दौरान इन क्षेत्रीय शक्तियों का उदय अपने को देखने को मिलता है। तो उसके पश्चात 1727 ईस्वी में सुजाउदौला के द्वारा यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है। अब बात करते हैं पंजाब नामक क्षेत्र में। तो पंजाब नामक क्षेत्र जो मैंने बताया आपको, ये जो वर्तमान पाकिस्तान में और भारत में स्थित जो पंजाब प्रांत है वहाँ का क्षेत्र, यहाँ पे जो सिख जाति है वह कृषक और युद्ध प्रिय जाति होते, उनके द्वारा जो मुगल शासकों के द्वारा उन पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उन अत्याचारों के विरोध में उनके द्वारा सैनिक संगठन बनाए जाते हैं। और सैनिक संगठनों के द्वारा धीरे धीरे उनके द्वारा इस पंजाब राज्य की स्थापना कर दी जाती है। जो मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है, औरंगजेब के द्वारा कई सिख नेताओं पे अत्याचार किए गए, चाहे बात की जाए शाहजहां हो, जहांगीर हो, इनके द्वारा भी कई सिख जो यहाँ पर नेताओं पे अत्याचार किए। इन्हीं के विरोध में इस पंजाब क्षेत्र में जो सिख जाति एकत्रित होती है और इकट्ठी होकर सैनिक संगठन बनाए जाते हैं और इनके द्वारा, और इस राज्य यहाँ पे जो महाराजा रणजीत सिंह यहाँ पंजाब के शासक हुए ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, जो ब्रिटिश हुकूमत से उनके जो संघर्ष रहता है, उसके पश्चात दिलीप सिंह भी होते हैं जो अंतिम जो सिख शासक होते हैं। उन्हीं के समय बात की जाए तो
पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अब हम इन परिप्रेक्ष्य में जब बात की जाए, पंजाब, मैसूर और अवध है, इन राज्यों ने अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता बरकरार करने के लिए ब्रिटिश सत्ता से निरंतर संघर्ष को जारी रखा, लेकिन अंततः ये असफल होते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य को, ब्रिटिश शासन को इन पे विजय हासिल होती है और इनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इनके जो राज्य हैं छोटे छोटे, मैसूर, पंजाब और अवध के राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर लिया जाता है और उसमें उसका विलय कर लिया जाता है। अब इन राज्यों के मध्य और यहाँ पे कौन कौन से शासक हुए हैं, उनके और ब्रिटिश सत्ता के मध्य जो संघर्ष होगा वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो मैसूर राज्य में जो बात की जाए तो मैसूर राज्य में हैदर अली और टीपू सुल्तान के संघर्ष के बारे में हम जानकारी कल की क्लास में हासिल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान, जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, उसी समय के दौरान जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है और ब्रिटिश शासकों, ब्रिटिश व्यापारियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में धीरे धीरे अपनी शासन स्थापित किया जाता है और अपनी जड़ों को मजबूत किया जाता है। उसी दौरान जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है उनके मध्य और ब्रिटिश जो शासकों के, गवर्नरों के मध्य या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के रूप में जो नए राज्य उभर कर आते हैं ये क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में, चाहे मैसूर है, पंजाब, अवध, इनके मध्य जो संघर्ष होता है उसकी कहानी को हम आगे जानेंगे और इन पर जो इन राज्यों पर शासन करने वाले शासकों का किस तरीके से योगदान रहता है और ब्रिटिश साम्राज्य को अंततः इन पर विजय मिल जाती है और इनको ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया जाता है। इनके संघर्ष की कहानी के बारे में हम जानेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और आपके सुझाव भी आमंत्रित है। जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हो और किसी तरह की शंका हो, आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता हो इतिहास विषय से संबंधित तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।